Good morning students, I am Yashbir Kashyap. Today we will discuss chapter 4. Chapter name is Agriculture of class 8. देखिए क्लास 8 का ये चैप्टर 4 है, ज्योग्राफी का। चैप्टर नेम है आपका एग्रीकल्चर। चैप्टर नेम इज एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या होती है। ठीक है, इसको करने के लिए हमें कौन कौन सी प्रोसेस करनी पड़ती हैं, जिन प्रोसेस से हमारा जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का वो कंप्लीट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे फर्स्टली इसमें एक स्मॉल स्टोरी दी हुई है, उस स्टोरी को हम रीड कर लेते हैं। गुरप्रीत माधव एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सॉ अ फार्मर टिलिंग लैंड। गुरप्रीत, माधव, टीना ये तीनों एक विलेज में जाते हैं, गांव में घूमने के लिए जाते हैं। तो वहाँ वो एक किसान को देखते हैं, ठीक है, एक फार्मर को देखते हैं। और जो फार्मर होता है वो क्या करता है, टिलिंग लैंड करता है, यानी कि अपनी जो उसकी ज़मीन है उसको मतलब उसको प्लोइंग कर रहा है, जोत रहा है, और उसकी जो सॉइल है उसको फर्टाइल कर रहा है। ठीक है, काफ़ी उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए वो उसको प्लोइंग कर रहा है और उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर रहा है। ठीक है, जिससे कि वो उसमें प्रोडक्शन कर सके। द फार्मर टोल्ड देम, फार्मर होता है वो उनको बताता है दैट ही वॉज ग्रोइंग वीट, कि वह वीट ग्रोइंग करने जा रहा है, वीट का प्रोडक्शन करने जा रहा है, ग्रोइंग करने जा रहा है, उगाने जा रहा है। एंड हैड जस्ट एडेड मैनुअर, और वो बहुत जल्दी ही उस सॉइल में क्या करेगा कि जो मैनुअर है, जो उसकी खाद है, वो उसको मतलब उसमें ऐड करेगा, मिक्स करेगा टू सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। और जब जो मैनुअर है वो सॉइल में जब मिक्स होगी तो वो उस सॉइल के लिए और भी ज़्यादा फर्टाइल करेगी, बहुत ज़्यादा उसको उपजाऊ बना देगी। क्लियर। ही टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द वीट वुड फेच गुड प्राइस इन द मंडी। और इसके बाद वो क्या करेगा कि जब उसकी वीट की जो क्रॉप्स है वो राइप हो जाएगी, पक जाएगी, उसको पकने के बाद वो उसको हार्वेस्ट कर लेगा, और हार्वेस्ट करने के बाद क्या करेगा कि उसको मंडी के लिए वो ले जाएगा। ठीक है, मंडी को ले जाएगा, और जिसमें क्या होगा कि फ्रॉम वेयर इट वुड बी टेकन टू फैक्ट्री, और मंडी से उसकी जो क्रॉप्स होगी वो फैक्ट्री के लिए चली जाएगी। टू मेक ब्रेड, और क्यों चली जाएगी फैक्ट्री के लिए, क्यों भेजी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उससे ब्रेड और बिस्कुट बनेंगे फ्रॉम फ्लोर, फ्लोर से। फ्लोर जैसे गेहूँ होगा, उसका वीट होगा, उससे फैक्ट्री में आप उसका फ्लोर बनेगा, और उस फ्लोर से ब्रेड और बिस्किट बनाए जाएंगे, जो हम यूज़ करते हैं बिस्कुट और ब्रेड, तो ये वीट से ही बनते हैं, वीट के फ्लोर से बनते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और देखिए जो हमारा ये फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, जैसे कि बिस्कुट और ब्रेड हैं, और भी बहुत सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं, इनको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ये एक प्लांट से ट्रांसफॉर्म होते हैं, और इसको करने के लिए 3 टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती हैं। ठीक है, 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़। ये आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़ होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्राइमरी एक्टिविटीज़ include all those connected with extraction and production of natural resources। जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती हैं, जैसे कि कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनका जो प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन होता है वो उससे कनेक्टेड होते हैं। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो उन नेचुरल रिसोर्सेज का जो प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन होता है, जो मतलब उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, तो
तो उस जो भी प्रोसेस होती है उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए वो आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती है। इसके एग्जाम्पल हैं आपके एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आपके? एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, गैदरिंग हो गया, ये इसके गुड एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कनेक्टेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेस। जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है वो कंसर्न होती है किससे? जो इन रिसोर्सेस की जो प्रोसेस होती हैं उनको सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे कि आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटी। जैसे जो आपकी कॉटन होती है, सिल्क होती है, उससे क्लॉथ बनाना, और आपके वीट के फ्लोर से ब्रेड बनाना, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ये इसके गुड एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के। नेक्स्ट है थर्ड, टर्सरी एक्टिविटीज़। टर्सरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज। देखिए जो टर्सरी एक्टिविटीज़ होती है, जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जो सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं, वो आपकी सभी सर्विसेज किस में आती हैं? टर्सरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। इसके एग्जांपल्स हैं आपके ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जांपल ऑफ टर्सरी एक्टिविटीज़। ये इसके एग्जांपल हो गए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग। मान लिया कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन किया जा रहा है, उस प्रोडक्शन को जब तक उसका एडवर्टाइज नहीं किया जाएगा तब तक लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, और समझेंगे नहीं तो उसको वो बाय नहीं कर पाएंगे, मतलब उसको खरीद नहीं पाएंगे एक तरह से, ठीक है। तो इसमें इन चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, बैंकिंग की भी हेल्प लेनी पड़ती है, इंश्योरेंस की भी हेल्प लेनी पड़ती है, और एडवर्टाइज भी करना पड़ता है। ये इसके टर्सरी एक्टिविटी के एग्जाम्पल हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लिव स्टॉक। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, यानी कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना, फ्रूट्स उगाना, वेजिटेबल्स उगाना, फ्लावर्स उगाना, ठीक है, और रेयरिंग ऑफ लिव स्टॉक, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, एग्रीकल्चर के अंतर्गत। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन्स आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। इन द वर्ल्ड में लगभग 50% जो पर्सन हैं, जो पीपल हैं, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज रहते हैं, यानी कि वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही करते हैं, एग्रीकल्चर ही करते हैं। टू थर्ड्स ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और लगभग 2/3 इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अब भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल। जो सॉइल की फेवरेबल टोपोग्राफी होती है एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। देखिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए सॉइल की जो टोपोग्राफी होती है, यानी कि कौन से रीजन में किस टाइप की सॉइल पाई जाती है, तो उस रीजन में जैसी सॉइल होगी और उसी सॉइल के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर जो भी क्रॉप्स ग्रोइंग की जाएगी तो वही वहाँ पर ग्रो हो सकती है, अदरवाइज दूसरी क्रॉप्स वहाँ ग्रो नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके लिए हर एक क्रॉप्स के लिए अलग अलग सॉइल की आवश्यकता पड़ती है। तो हर एक रीजन में सॉइल की जो टोपोग्राफी होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक।
तो क्लाइमेट और उसके लिए सूटेबल क्लाइमेट होना चाहिए। जब सूटेबल क्लाइमेट होगा तभी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पॉसिबल हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नॉन एज एरेबल लैंड। देखिए एरेबल लैंड क्या होती है? एरेबल लैंड उसको कहते हैं जो लैंड आपकी एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल हो, यानी कि क्रॉप्स ग्रोन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हो, उसको हम एरेबल लैंड कहते हैं। या जितने पार्ट्स में आपकी क्रॉप्स ग्रोन होती है, जितने पार्ट्स में आपकी क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है वो आपकी एरेबल लैंड कहलाती है। जितनी भी ज़मीन में क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो आपकी एरेबल लैंड कहलाती हैं। क्लियर? इन द मैप यू कैन सी दैट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist। और देखिए इसमें मैप दिया हुआ, उस मैप से हम ये देख सकते हैं मैप में कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो कंसंट्रेट है किससे? दोज रीजन्स, उन रीजन्स में कंसंट्रेट है जहाँ की जो फैक्टर्स हैं, जैसे क्रॉप्स ग्रोइंग के जो फैक्टर्स हैं, जो मतलब क्रॉप्स ग्रोइंग करने के लिए जो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं, उन रीजन्स में क्या होता है कि एग्रीकल्चर की जाती है। वर्ल्ड के उन रीजन्स में सूटेबल फैक्टर्स होते हैं और वहीं पर क्रॉप्स ग्रोइंग की जाती है, वहीं एग्रीकल्चर की जाती है। ठीक है, ऐसी जगह हम एग्रीकल्चर या क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर सकते जहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए जो फैक्टर्स हैं वो सूटेबल ना हों। ठीक है, जहाँ पर उसके लिए जो सूटेबल फैक्टर्स मिलेंगे वहीं पर क्रॉप्स ग्रो हो सकती है। क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डू यू नो। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? देखिए जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर क्या होती है? द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन। जो ऑन द सॉइल पर जो कल्टीवेशन की जाती है, सॉइल पर जो कल्टीवेशन की जाती है, उसकी जो आर्ट और साइंस है उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है, मीन्स कि ऐसी सॉइल जिस पर कल्टीवेशन की जाती है और उस कल्टीवेशन को करने की जो आर्ट है वो आपकी एग्रीकल्चर कहलाती है। रेजिंग क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स उगाई जाती है, एंड रियरिंग लिव स्टॉक, और जो हमारे एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको रेयरिंग करने के लिए वहाँ पर जो मतलब सॉइल होती है उस पर जो ग्रास वगैरह होती है वो सब एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, और इसको हम फार्मिंग भी कहते हैं। जो एग्रीकल्चर होती है इसे हम फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होती है? इसमें कॉमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, इससे हमें सिल्क मिलता है। जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं उनसे हमें सिल्क मिलता है, और इसकी जो कॉमर्शियल रेयरिंग होती है, जो मतलब इसकी खेती की जाती है, वो सेरीकल्चर कहलाती है। ठीक है, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, और ये फार्मर की इनकम का एक सप्लीमेंट हो सकता है। जैसे कि मतलब इससे फार्मर की इनकम भी होती है। भाई वो सिल्क वॉर्म्स होते हैं, उनसे उनको वो पालते हैं। ठीक है, पालने के बाद क्या होता है कि उनसे जो सिल्क उनके लिए प्राप्त होता है, उस सिल्क से जो क्लॉथ्स वगैरह होता है वो बनता है, और इससे उनके लिए बहुत ज़्यादा इनकम होती है, फार्मर्स के लिए अर्निंग होती है। क्लियर? नेक्स्ट है पिस्सीकल्चर। पिस्सीकल्चर में क्या होता है कि ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। देखिए जो फिशिंग का ऑक्यूपेशन होता है, जो मछली पालन किया जाता है, वो आपका पिस्सीकल्चर के अंतर्गत आता है। इसमें आपके टैंक्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, टैंक्स बनाए जाते हैं, पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, ये सब आपके पिस्सीकल्चर में आते हैं। इसी को हम पिस्सीकल्चर कहते हैं। जो मछली पालन होता है, फिशिंग होता है, उसको पिस्सीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। जो ग्रेप्स होते हैं हमारे, उनकी जो कल्टीवेशन की जाती है, ग्रेप्स का जो
प्रोडक्शन किया जाता है वो आपका विटीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, इनको कॉमर्शियल यूज के लिए ग्रो किया जाता है, कॉमर्शियल यूज के लिए इनको उगाया जाता है, ये हमारा हॉर्टिकल्चर कहलाता है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फार्म सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम क्या होता है? एग्रीकल्चरल और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। देखिए जो एग्रीकल्चर होता है हमारा या जो फार्मिंग होती है वो एक सिस्टम में हमें दिखाई देती है, वो एक सिस्टम से की जाती है, उसका एक सिस्टम होता है। इसमें आपके आउटपुट, इनपुट और आउटपुट टू प्रोसेस होती हैं। इनपुट्स में क्या होता है? द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स। इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट इनपुट्स हैं जैसे कि आपके सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, मशीनरी है एंड लेबर, और लेबर भी इसका एक इनपुट है। अगर हम इन चीज़ों को जब तक इनपुट के रूप में यूज़ नहीं करेंगे तब तक हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी कि उससे हमें आउटपुट नहीं मिल सकता है। जब हम इनपुट्स का यूज करेंगे तभी उससे हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें इनपुट्स ये हो गए। इसके बाद ये डायग्राम दिए हुए हैं, इनको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये लाइन से इनको क्लियर कर लेना है। लेबर के बारे में हमने बता दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व आर प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं एग्रीकल्चर में, जैसे कि आपका प्लोइंग हो गया, जुताई करना हो गया, लैंड्स की, भूमि की जुताई करना बहुत कंपलसरी होता है कोई भी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। सोइंग, प्लोइंग करने के बाद उसमें सोइंग की जाती है, जो सीड्स होते हैं उनको बोया जाता है। इरिगेशन, अब सीड्स बोने के बाद क्या होता है उसमें इरिगेशन की जाती है, सिंचाई की जाती है। अगर हम सिंचाई नहीं करेंगे तो जो भी हमारे सीड्स होंगे वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग, और जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तब हम उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, उसकी कटाई कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, उसको हार्वेस्ट करने के बाद जो आउटपुट होते हैं, द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। हार्वेस्टिंग करने के बाद हमें कौन कौन से आउटपुट्स मिलते हैं? इसमें क्रॉप्स मिलती है, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, इससे हमें आउटपुट मिलते हैं। ये इसके आउटपुट होते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। इसमें देखिए 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके, इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स। इनपुट में आपके इनपुट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आपका आता है मशीनरी आती है। एग्रीकल्चर करने के लिए हमें मशीनरी एक इनपुट के रूप में यूज करनी पड़ती है, सीड्स यूज करने पड़ते हैं एंड केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं। इसके बाद जब इनपुट्स हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं, इसके बाद क्या होता है कि इसमें कुछ प्रोसेस होती हैं। ये प्रोसेस होती हैं आपकी प्लोइंग मतलब जुताई करना, सोइंग, बीजों को बोना, स्प्रेइंग, बीजों को बोने के बाद उनमें किसी तरह की कोई मतलब डिसीज ना लगे, बीमारी ना लगे, उसको दूर करने के लिए उसमें केमिकल्स की स्प्रे वगैरह भी करनी पड़ती है। ठीक है, और जब ये पूरी प्रोसेस हो जाती है इसके बाद हमें इससे आउटपुट मिलता है। ठीक है, आउटपुट मिलता है और आउटपुट में हमें क्या, क्रॉप्स मिलती है। क्लियर। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए ह्यूमन इनपुट्स। कुछ ह्यूमन इनपुट्स होते हैं और सम आर फिजिकल इनपुट्स। कुछ ह्यूमन इनपुट्स होते हैं और कुछ फिजिकल इनपुट्स होते हैं। ह्यूमन इनपुट्स में आपके आते हैं स्टोरेज आता है, जैसे मान लिया ग्रेन, जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स से जो ग्रेन हुआ है उसको स्टोर करने के लिए भी हमें स्टोरेज चाहिए। क्लियर। इसके बाद लेबर की भी बहुत आवश्यकता पड़ती है एग्रीकल्चर में, मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, केमिकल्स की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब इसके कौन से ह्यूमन इनपुट्स हैं। नेक्स्ट है आपका फिजिकल इनपुट्स। फिजिकल इनपुट्स कौन कौन से होते हैं? इसमें आपका सनशाइन हो गया। सनशाइन क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर सनशाइन नहीं होगा तो हमारी कोई भी क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाएगी। टेम्परेचर भी इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। स्लोप, सॉइल एंड रेनफॉल से
इसमें इरिगेशन होती है जिससे कि हमारी जो क्रॉप्स होती हैं वो ग्रोथ करती हैं। तो इस तरह से ये हमारे फिजिकल और ह्यूमन इनपुट्स इसमें डायग्राम में दिए हुए हैं। ये आपके एग्रीकल्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो में बेटा बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो बेटा तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू स्टूडेंट्स।